बीच आपको बड़ी खबर दे दें जो कि महाराष्ट्र से है, जहां पर पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। बीजेपी के लिए ये पहली सूची जारी की गई। पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी की पहली सूची, क्योंकि देखिए चुनाव की तारीखों का जरूर ऐलान हो गया, लेकिन अब उम्मीदवार कहां से कितने चुनावी मैदान में होंगे वो भी अब साफ हो रहा है। बीजेपी की पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से उम्मीदवार होंगे। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस 99 उम्मीदवारों में कहां से किसको उम्मीदवार बनाया गया है? जी देखिए, 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी की है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। और जो सबसे बड़ा नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का है, जो नागपुर साउथ वेस्ट से चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरा नाम है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का, जो कमथी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दो बड़े नामों की घोषणा जो है इसमें की गई है। साथ ही साथ श्वेता विजयसागर महाले जो है वो चिखली से चुनाव लड़ेंगी। और जो एक और बड़ा नाम इसमें है वो है श्रीजय अशोक चौहान का, जो भोकार से चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुछ बड़े नाम जो है वो इस पहले लिस्ट में बीजेपी ने उनके नामों की घोषणा की है। और उम्मीद ये है कि बाकी जो नामों की घोषणा है वो जल्द बीजेपी अपने अगली लिस्ट में कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कैसे पार्टीज ने जो है पहली लिस्ट में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों का नामों की घोषणा की। इससे पहले बैठक जो है वो बीजेपी ऑफिस में हुई थी, सीईसी हो चुकी है। हालांकि अभी 288 सीटों में से अभी ये फाइनल पूरी तरह से नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर कितनी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना जो है वो भी अभी असमंजस में है। कुछ ऐसी सीटें हैं 25 से 30 288 में से जिसमें अभी भी जो है विरोधाभास है पार्टी के बीच में। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए यह साफ जरूर कर दिया है कि बीजेपी कम से कम 99 सीटों पर तो चुनाव लड़ने ही जा रही है। और आगे कितनी सीटों पर और चुनाव लड़ेगी उसको लेकर घोषणा तब की जाएगी जब बाकी सहयोगी दलों से बीजेपी राय मशवरा कर ली और सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल डिसीजन पार्टी के द्वारा ले लिया जाए। पहले पीयूष ये खबरें आ रही थी 100 से ज्यादा सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है। जब लिस्ट आई है तो उसमें सिर्फ 99 उम्मीदवार है। जी बिल्कुल, चर्चा जरूर हुई थी। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो गई थी। और उसी वक्त ये तय कर लिया गया था कि लगभग 100 कैंडिडेट्स के नाम जो है वो पार्टी अपने पहली लिस्ट में जारी करेगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कैसे 99 कैंडिडेट्स का नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। लेकिन एक बात और इसमें है कि जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आप 40 से 50 उम्मीदवारों के बारे में और सोच सकते हैं जिसमें बीजेपी जिनके नामों की घोषणा करेगी, वो तब किया जाएगा जब शिवसेना और एनसीपी, शिंदे और अजित पवार से मिलकर बीजेपी राय मशवरा कर लेगी और ये तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बात और साफ है इसके अंदर कि अब बीजेपी की दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संभवतः नहीं होगी, क्योंकि पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हो गई थी। और बाकी अब आगे आने वाले दिनों में इसकी हम चर्चा होते हुए देख सकते हैं। जब इस फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार के एनसीपी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखेंगे और जल्द बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी पार्टी जारी कर सकती है। ऋत्विक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, देखिए क्योंकि अभी तक आप गठबंधन में चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन कौन सा दल कितने सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा ये साफ नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय कर लिया गया है, लेकिन उससे पहले अब बीजेपी ने अपनी सीटें जारी की। अभी भी एक एक करके ही पत्ते खुल रहे हैं, साफ नहीं हो पाया बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट सभी प्रत्याशियों की, कुल मिलाकर 99 प्रत्याशी महाराष्ट्र से दिख रहे हैं जिनके नाम की घोषणा कर दी है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर अभी भी पेच नहीं सुलझता नजर आ रहा। कुछ ऐसी सीटें हैं 288 में से जिस पर अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना दावा कर रही है, छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए शायद एक फॉर्मूला उभरकर सामने नहीं आता दिख रहा। अन्यथा हम देख पा रहे थे कि 160 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ने की भूमिका जाहिर कर रही थी। कहीं ना कहीं 100 सीटें एकनाथ शिंदे लड़ना चाह रहे थे, तो 70 से 80 सीटों पर अजित पवार दावा कर रहे थे। हालांकि अब अजित पवार और एकनाथ शिंदे को अपनी सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। और ऐसे में
कोई एक आंकड़ा सामने नहीं आ रहा, कोई एक रेशियो सामने नहीं आ रहा। और इसके चलते अब बीजेपी ने, जैसे कि कल डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि बीजेपी के लगभग जो मौजूदा विधायक है उनके नाम की लिस्ट तो अनाउंस जल्द से जल्द होगी। शायद ज्यादातर नाम वही दिख रहे हैं 99 में से कि जो मौजूदा विधायक है, जो 1 या 2 बार चुन कर आ चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनके नाम की घोषणा आखिरकार बीजेपी ने आज कर दी है। फिलहाल ऋत्विक, कभी संभावना क्या दिखती है, क्या किन सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ नजर आता है, जहां पर, क्योंकि अब ये एक तरीके से अगर गठबंधन देखें तो ये अजीत गुट, शिंदे गुट अपने अपने तरीके से उनकी मांगे होंगी। पिछली बार बीजेपी 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 99 सीटों पर पहले ही घोषित कर चुकी है। यानी अभी कहां कहां पेच फंसा है और क्या संभावना नजर आती है? जी देखिए, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 5 अलग अलग डिवीजन यानी विभाग है, जिन विभागों के आधार पर एक डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश सभी सहयोगी दलों की होती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो विदर्भ से आती है और विदर्भ अपना गढ़ मानती है, वहां पर ज्यादा सीटें मांग रही थी। तो वहां पर कई जगहों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट भी सीटें मांग रहे थे। तो दूसरी तरफ मराठवाड़ा में हमने देखा, मराठवाड़ा में पिछले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिला है। तो ऐसे में बीजेपी को वहां पर जहां जहां सीटें उनकी गिरी है वहां पर कमबैक करना है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ज्यादा सीटें मिले। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके जो सांसद है वो मराठवाड़ा से चुनकर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें वहां पर ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, ऋतिक जरा आपको रोक रही हूँ। साहिल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, आप क्या जानकारी इकट्ठा कर पा रहे, क्योंकि खबरें थी कि 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा और मंथन हुई, अभी 99 सीटें घोषित हुई, फॉर्मूला गठबंधन का तय ही नहीं हो पाया कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। क्या अब अलग अलग तरीके से ही अपनी अपनी सीटों का ऐलान करेंगे, अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान होगा? यही लग रहा है कि अलग अलग सीटों का ऐलान करेंगे, जिस तरीके से लोकसभा में भी किया गया था कि अंतिम क्षण तक उन्होंने एक साथ डिक्लेयर नहीं किया था कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन ये माना जा रहा था कि जो सीटें क्लियर हो चुकी है गठबंधन की बातचीत में, उसमें से 99 सीटें बीजेपी की क्लियर हो गई है। तो 99 सीटों पर 100 सीटें एक्चुअली बीजेपी की क्लियर हुई है, तो उस पर से 99 सीटों की घोषणा उन्होंने कर दी है। और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी की करीब 66 से 70 सीटें क्लियर हो चुकी है और अजीत पवार की 52 से 55 सीटें क्लियर हो चुकी है। तो एक एक करके इसकी घोषणा हो जाएगी। 28 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है, क्योंकि उसमें से कुछ सीटें ऐसी है कि जो बीजेपी और शिवसेना दोनों चाहते हैं कि वो लड़े, और एनसीपी के साथ भी शिवसेना और एनसीपी के बीच में भी कुछ सीटों पर तकरार है। तो इसके वजह से भी ये झंझट चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 99 सीटें जो एक्सपेक्टेड सीटें थी, वो उसकी घोषणा कर दी गई है कि जो फिक्स मानी जा रही थी कि बीजेपी ही लड़ेगी। बीजेपी 105 सीटें पहले जीत चुकी थी 2019 के चुनाव में, तो उतनी सीटें तो बीजेपी पूरी की पूरी रिटेन करेगी और उसके ऊपर उन्हें करीब करीब 50 सीटें मिलनी है। तो उसमें से वो 50 सीटों में से कौन सी सीटें, 7-8 सीटें ऐसी है कि जिस पर शिंदे और बीजेपी के बीच में तकरार चल रही है। तो वो सीटें फिलहाल होल्ड है। कल भी एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिले थे और इस पर बातचीत हुई थी। लेकिन ये पहली लिस्ट जो आई है उससे एक चीज साफ नजर आती है कि बीजेपी ने जो माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा रिस्क लेगी, उसके रिस्क नहीं लिए। पिछली बार जिनका टिकट काटा था चंद्रशेखर बावनकुळे, जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका टिकट काट दिया था पिछली बार, उनको उसी सीट से इस बार चुनाव में उतारा गया है। ये पहली सूची से तो ये साफ नजर आता है। अगर इस पूरी लिस्ट को भी देखें साहिल, उस हिसाब से क्या समझ आता है, क्योंकि अब बीजेपी के सामने अब सीधी चुनौती है कि ओबीसी और एससी को ही साध कर जंग जीती जा सकती है। क्या उनको तवज्जो दी गई है इस पूरे लिस्ट में? देखिए, जो विदर्भ में अगर हम देखें तो उन्होंने उस तरीके से तवज्जो दी गई नजर आती है। आदिवासी विभागों में आदिवासी जो उनके नेता है उनको सीटें दी गई है। कुल मिलाकर अगर मैंने जिस तरीके से नजर डाली तो ज्यादा जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं उनके टिकट नहीं काटे गए हैं। खास करके अगर हम देखें तो उनके टिकट नहीं काटे गए, उनको दोबारा चुनाव में उतारा गया है, उनको दोबारा इसमें उतारा गया है। तो इससे साफ नजर आता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती और उस तरीके से ही उन्होंने
अपने उम्मीदवारों को उतारा है। माना जा रहा था कि कई जगह पर उन्हें उनके टिकट काट दिए जाएंगे, कई जगह पर नए उम्मीदवार दिए जाएंगे, लेकिन हर जगह पर उन्होंने नए उम्मीदवार देने से वो बचे हैं। कई सीटें ऐसी हैं कि जैसे मुंबई की सीटें उन्होंने जो उनकी फिक्स सीटें मानी जा रही थी वहां पर उन्होंने घोषणाएं कर दी है, लेकिन जो सीटों को लेकर तकरार है उन सीटों पर घोषणा करने से बचे हैं। जैसे अंधेरी पूर्व की सीट हो, जहां पर उनकी और शिवसेना के बीच में तकरार थी, उस सीट पर उन्होंने रिस्क नहीं लिए और उनको वहीं उतारा गया है। कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए जो बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट एमएलए थे, शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ी थी 2019 में, सब इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, उनको भी बीजेपी ने पार्टी में लेकर उनको टिकट दिया गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिनका पिछली बार टिकट काटा गया था चंद्रशेखर बावन को लेकर, उनको जो बीजेपी का एक तरीके से ओबीसी फेस माने जाते हैं विदर्भ में, उन्हें दोबारा टिकट दिया गया क्योंकि 2019 में उनका टिकट काटने से ओबीसी जो वोट है उन पर काफी असर पड़ा था और बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा था। विदर्भ में पिछली बार 16 सीटें बीजेपी की कम हुई थी, तो इस बार उन्होंने एक तरीके से कोर्स करेक्शन रखा है चंद्रशेखर बावन को लेकर दोबारा। हालांकि चंद्रशेखर बावन को विधान परिषद में विधायक है, लेकिन उनको विधानसभा में इस बार उतारा गया है, उन पर उनकी सीट उनको वापस दे दी गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे साहिल, क्योंकि सवाल यही है, अब 99 उम्मीदवार तो सामने आ चुके हैं, लेकिन गठबंधन में कौन सा दल कितनी सीटों पर जंग लड़ रहा है, ये तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? और अगर अब अकेले अकेले ही उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, तो बाकी जो दल हैं महायुति के, वो कब तक घोषणा कर सकते हैं उम्मीदवारों की? मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे कल तक अपनी सीटों की घोषणाएं करना शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार भी लीड लिया था। पिछली बार भी बीजेपी ने कुछ 18-19 सीटें एक साथ डिक्लेयर कर दी थी और उसके बाद एक एक करके उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया था। तो बीजेपी के लिस्ट आने के बाद एक एक करके बाकी दल भी अपनी सीटों की घोषणा करेंगे। खास करके एनसीपी की लिस्ट शायद जल्दी आ सके, क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग एमएलए उनके साथ में हैं, पार्टी टूटने के बाद जो अजित पवार के साथ आए थे, तो वो सारे विधायकों को 40 विधायकों को दोबारा उम्मीदवारी दी जा सकती है। तो उम्मीद है कि उनका जो ये है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। ऋतिक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋतिक, और क्या जानकारी आपको हाथ लग रही है? अगर इस पूरे लिस्ट को देखें तो क्या इसमें ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसी चीज है जो चौंकाती हो? जी बिल्कुल, देखिए इस लिस्ट पर अगर नजर डालें तो जो महिलाओं को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है वो भोकर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान की बेटी सुश्री श्रीजया अशोक चौहान को इसमें स्थान दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस या अलग अलग पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए बड़े चेहरे हैं, अशोक चौहान को हालांकि राज्यसभा की सीट तो दी ही बीजेपी ने, लेकिन उनके बेटी को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। काफी सारे नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि पिछले मौजूदा विधायक ही है, जो एक या दो बार चुनकर आ चुके हैं। तो बीजेपी कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना चाहती, ये इसमें साफ हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा था कि कई सारे सर्वे आ रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि फेरबदल हो सकता है, नए चेहरों को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है बीजेपी पहली लिस्ट में तो करती नजर नहीं आ रही। हालांकि 160 सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है, लगभग 150 से 160 के बीच में बीजेपी सीटें लड़ सकती है। अन्य जो सहयोगी दल है उन्हें भी उनको शामिल करना होगा। ठीक है ऋतिक, तो फिलहाल ये पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। अब आगे और दल जो इनके साथ हैं, चाहे वो अजीत गुट हो, शिंदे गुट हो, उनकी तरफ से कितने उम्मीदवार रखे जाते हैं सामने, की भी देखना दिलचस्प होगा।